नमस्कार सभी को। राजस्थान में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें राजस्थान की इकोनॉमी का पार्ट रहता है। और बहुत से बच्चों का कमेंट और आता है कि पूछते हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी कहाँ से तैयार की जाए, कौन सी बुक से तैयार की जाए। मैं एडवाइज करूँगा कि जो सबसे ऑथेंटिक बुक जो है वो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे माना जाता है। आप किसी भी बुक को फॉलो करने की बजाय अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते जाते हैं ना, जो भी रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है राजस्थान का 2022-23 का है, जो अभी पब्लिश हुआ है, तो उसमें जो डेटा रहता है, उसमें जो स्कीम्स रहती हैं वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ना। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो इसको कौन जारी करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से ये इशू होता है। और देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए, है ना। आप अपने पास डॉक्यूमेंट तो है, ऑनलाइन पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इशू ये है कि इसको पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि जैसे अपने देखते हैं कि कम से कम 250 पेज का ये डॉक्यूमेंट होता है, तो हमें सारा नहीं पढ़ना होता। तो इसको पढ़ने का भी एक तरीका रहता है कि आप इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे, है ना। तो ये कुछ, अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे तो कम से कम आपको एक चैप्टर, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसको पढ़ के जाएं, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर रहे राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे कि कभी भी रीसेंट का जो डेटा है ना वो नहीं पूछा जाता। जैसे कि 2022-23 का है ना, तो 2022-23 का जो ये कॉलम है, इसको कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि 22-23 में आप बताइए कि डेटा क्या है, कितनी ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो क्यों, इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो रीसेंट का जो डेटा रहता है ना, तो वो एक अनुमानित डेटा होता है ना, जैसे अग्रिम अनुमान होते हैं। जैसे 2022-23 का जो डेटा है वो अग्रिम अनुमान होते हैं, और जो 21-22 का डेटा है उसमें संशोधन करके, है ना, फर्स्ट उसमें संशोधन करके उसको दिया जाता है। और जो 2 साल पुराना डेटा होता है उसको सेकंड बार संशोधित करके इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस जो रहते हैं डेटा पूछने के, वो कम से कम 1 या 2 साल का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2021 1 साल पुराना भी पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा पुराना डेटा बहुत कम पूछा जाता है। पूछा भी जाएगा तो आपसे उसका ट्रेंड पूछा जाएगा, है ना, भी क्या ट्रेंड रहा है डेटा का। तो कई बार अपने देखते हैं कि आरएएस एग्ज़ाम हो गया, है ना, या मान लो और भी एग्ज़ाम जो हैं उनमें अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें अपने डायरेक्टली ट्रेंड पूछ लिया जाता है ना। भी आप बताइए कि पिछले 5 साल में, है ना, पिछले 5 सालों में किसी भी इंडिकेटर का क्या, मान लो जैसे सकल घरेलू उत्पाद है ना, तो सकल घरेलू उत्पाद का क्या ट्रेंड रहा है ना, ये लगातार बढ़ा है ना, लगातार बढ़ा है, या ये लगातार घटा है। तो इस तरीके से ट्रेंड पूछ लिया जाता है। तो अब इसको कैसे पढ़ना है वो अपने बात करते हैं। अब हमने ये देखा क्या पढ़ना है ना, तो बिल्कुल रिसेंट का डेटा नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं पूछा जाता। 1 साल और 2 साल पुराना डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे पुराना जो है ट्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब अपने देखते हैं कि जो जीडीपी है ना, अब जैसे इंडिया लेवल पे होता है तो उसको अपने डायरेक्टली जीडीपी बोल देते हैं, है ना। लेकिन जो स्टेट का है तो उसको अपने बोलेंगे स्टेट जीडीपी, है ना, एसजीडीपी बोल देते हैं इसको, है ना। तो यही है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये दो मूल्यों पे दिया जाता है, एक स्थिर पे और एक प्रचलित मूल्यों पे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि डायरेक्टली काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो राजस्थान में एसजीडीपी के लिए जो बेस ईयर है ना, जो स्थिर मूल्यों पे अपने को डेटा दिया जाता है वो किस ईयर के बेस पे दिया जाता है। तो वो दिया जाता है 2011 और 12 के बेस पे, जैसा कि अपने को यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि किसी वर्ष की जो एक बिल्कुल नॉर्मल ईयर रहा हो, जिसमें कोई भी मंदी या तेजी की कंडीशन ना रही हो, उस वर्ष को एक बेस ईयर रखा जाता है, उसकी प्राइसेज को, और उसके आधार पे जब अपने करंट आउटपुट या उत्पादन का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। और जब हम करंट ईयर के मूल्यों से इस साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अपना सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो वो प्रचलित मूल्यों पर कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान में जो बेस ईयर लिया जाता है वो किसको लिया जाता है, 2011-12 को। अब ये बेस ईयर भी कुछ बहुत सी चीज़ों के लिए अलग अलग रहते हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा जो एसजीडीपी है उसका जो बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12 है। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स में आता है। अब देखो
कि इसमें हम देखेंगे, इसको भी दो तरीके से बताया जाता है। एक तो ये अमाउंट में रहता है और एक ये ग्रोथ रेट में रहता है ना, वृद्धि दर इसकी, वही स्थिर और प्रचलित पर दोनों को ही दिया जाता है। तो ये दोनों ही डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 2020-21 और 21-22 का। आपको जैसे बताया, इसको आप डायरेक्टली थोड़ा याद रख सकते हो। जैसे कि मान लो लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर का जो अमाउंट था वो था 6,63,000, है ना। तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है 6.63, ठीक है, या 663, है ना। फिर इसको 738, है ना। ऑब्वियसली लाखों में है ये डेटा, है ना। तो वेट, ऑब्वियसली ये डाटा अपना रहता है लाखों में रहता है। तो 663 से 6,63,000 से ये बढ़ के कितना हुआ है, 7 ये डेटा हुआ है हमारा 738, है ना, 7,38,000, ठीक है। तो रिसेंट का तो अपने को नहीं याद रखना। तो इसके बाद आता है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है। अब ये जो ग्रोथ रेट है 2020-21 में इसकी ग्रोथ रेट रही थी नेगेटिव में, है ना। तो ये जो ट्रेंड से हटके जब कभी भी कोई डाटा आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं भी इसकी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव नहीं है ना। लेकिन ये डेटा जो है 2020-21 की जो स्थिर मूल्यों पर जो डेटा था वो आया था हमारा SGDP का नेगेटिव में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आता है कि इसकी जो स्थिर प्रचलित मूल्यों पर क्या था, 10,19,000, है ना। 10,19,000 से 12,18,000, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो। और इसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो -1.96 से 11.36 इसकी ग्रोथ रेट रही है। और प्रचलित मूल्यों पर 2.08 से 19.50% इसकी क्या रही है, ग्रोथ रेट रही है। तो इस तरीके से ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ एक्चुअल डेटा से। अब आ जाओ ट्रेंड पे कि इसका ट्रेंड क्या रहा। ट्रेंड देखो आप कि 6.43 से 6.76 और 6.63, देखो कम हुआ फिर वापस बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेंड इसमें पाया नहीं गया, है ना तो ये लगातार बढ़ रहा है और ना ये लगातार घट रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डिप आया इसमें थोड़ा सा 19-20 से 20-21 में, क्योंकि उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। फिर आता है कि जो हमारा जो करंट प्रचलित मूल्यों पर है वो 9.11 से 9.98, ठीक है। और 10.19 और 12.18 और 14.13, ठीक है। इसको हम देख पा रहे हैं कि ये लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जो प्रचलित मूल्यों पर है इसमें एक ट्रेंड पाया जाता है। प्रचलित मूल्यों पर जो डेटा है वो लगातार बढ़ते हुए है, 9.11 से 9.98, फिर 10.19, फिर 12.18, फिर 14.13, है ना। तो इस तरीके से ये डेटा हमारा एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। इसका हमने अपने ग्राफ देखेंगे आगे, तो ग्राफ में भी ये चीज़ दिखाई जाती है। ग्रोथ रेट हमने देख ही लिया कि यहाँ पे एक डिप आया बीच में, है ना, फिर वापस से बढ़ा है ना उसके बाद। तो इसी तरीके से ना ही प्रचलित मूल्यों पर कोई एक प्रकार का ट्रेंड पाया गया ग्रोथ रेट में, ठीक है। ये भी घट रहा है फिर बढ़ रहा है कभी। फिर आता है इसका जो क्षेत्रवार योगदान, ठीक है। ये भी अपने देखेंगे कि ये भी दो पे होता है, एक तो स्थिर पे और एक प्रचलित पे, है ना, प्रचलित बुनियादी कीमतों पे। ये भी दो तरीके से रहता है ना। तो SGDP में अलग अलग क्षेत्रों का, जैसे कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, सेवा का कितना है, ठीक है। तो सेम रहेगा प्रचलित कीमतों पर भी। अब वही अपने को जो चीज़ याद रखनी है कि जो करंट ईयर का जो डेटा दिया होगा उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है भी, मतलब बहुत कम पूछा जाता है इसके बारे में। पूछा किसके बारे में जाता है, लास्ट 2 ईयर के बारे में, है ना। तो लास्ट 2 ईयर का अपने देख रहे हैं कि कृषि का योगदान जो है वो 30% से घट के 29% के लगभग आ गया, है ना। तो अगर एक्चुअल डाटा हम बोलोगे तो 30.28 से 29.22 तक इसका कम हुआ है, यानी एग्रीकल्चर का। फिर आता है कि उद्योग का योगदान जो है वो 28 से ये वो लगभग सेम रहा है। फिर आता है सेवाओं का योगदान, वो है 41.70 से 42, है ना। यानी कि सर्विसेज का तो इंक्रीज हुआ है और कृषि का जो है वो डिक्रीज हुआ है लास्ट 2 सालों का, है ना। ये हम इसमें देख पा रहे हैं। और अगर हम प्रचलित कीमतों पर देखें तो प्रचलित कीमतों पर भी एग्रीकल्चर का जो है वो ग्रोथ वो कम हो रहा है योगदान, और जो उद्योग का है वो बढ़ रहा है, और ये सेवाओं में लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ट्रेंड टूट रहा है यहाँ पे 26 से 27, फिर 30, फिर 29, वापस कम हो गया, है ना। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि किसी में भी जैसे यहाँ पे भी ट्रेंड वापस टूट गया इसका, और
46 से ये कम हो रहा है ना, तो ये ना लगातार घट रहा है ना बढ़ रहा है ना, तो किसी प्रकार का भी ट्रेंड तीनों क्षेत्रों में नहीं पाया गया। फिर उसके बाद अपने इसको प्रचलित कीमतों पर भी देख लेते हैं, जैसे 25 से 27, 30, 29, यहाँ भी कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा, लेकिन लास्ट 3 सालों का ट्रेंड अपने देख पा रहे हैं ना, कब से कब तक, जो 18-19 से लेके 21-22 तक जो है हमारा जो एग्रीकल्चर का योगदान प्रचलित कीमतों पर लगातार क्या होता गया है, बढ़ता गया है, ठीक है। और ये वापस इसमें कोई वो नहीं पाया गया, और इसमें लगातार कम हो रहा है। किसका? सेवाओं का जो योगदान है वो लगातार पिछले 3 सालों से, उसके बाद जैसे 2 साल लगभग कांस्टेंट हो गया और पीछे से वो कम होता जा रहा था, ठीक है। जो सेवाओं का योगदान है वो लगातार 3-4 सालों से वो कम होता जा रहा है, ठीक है, प्रचलित कीमतों पर। इस तरीके से ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है कि जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, मतलब सेम, अगर इसमें अपने डेप्रीसिएशन को अगर अपने माइनस कर देते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं जिसको, तो वो हमारा सकल से शुद्ध हो जाता है। तो सेम वही चीज़ सेम अपने को फॉलो करनी है। इसमें भी डेटा को आप याद कर सकते हो, लास्ट 2 साल का 576 से 642 और 9,07,000 से 1084 तक, है ना। तो इन दोनों को आप थोड़ा तुकबंदी करके याद कर सकते हो। फिर आता है प्रति व्यक्ति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी कि जैसे मान लो लास्ट 2 ईयर में 73,000 से बढ़ के ये लगभग 80,000 है ना, 80,500 तक चली गई है ना। तो जब स्थिर कीमत, तो इसका भी स्थिर बेस ईयर कौन सा है? 2011-12 है। लगभग आपको यही ईयर मिलेगा, लेकिन कुछ एक इंडिकेटर हैं जिनका ये बेस ईयर बदल जाता है, तो आपको उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 73,000 से 80,000, और करंट ईयर में ये कितनी बताई गई है? 86,000, है ना। तो इस तरीके से, और जो प्रचलित कीमतों पर है वो है 1,15,000 से 1,35,000, ठीक है। और इसका अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 73 से 76 फिर वापस 73, है ना। तो यानी कि कोई भी ट्रेंड इसमें नहीं पाया जाता। और 10,66 से 11,53, 11,51, 13,59, है ना। यानी कि इसमें भी कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं पाया गया, है ना बढ़ते हुए ना ये घटते हुए है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप याद कर सकते हो, ये डेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी आप इसको भी थोड़ा देख के जाएं, है ना। उसके बाद आता है कि ये देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें कोई भी एक ट्रेंड नहीं पाया जा रहा, है ना। तो ये कभी बढ़ रहा है, ये कभी घट रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप जज कर सकते हो। और इसी तरीके से जो वृद्धि दर है ना, वो भी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी ट्रेंड नहीं पाया जा रहा है ना। एक कभी ये इक्वल रह रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि ये क्षेत्रवार योगदान आप देख सकते हो कि 2011-12 से 22-23 ये जो बेस ईयर पे है और एक प्रचलित पे है ना, तो और प्रति व्यक्ति आय, है ना। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। देखो कि जो शुरू में तो ये पहले बढ़ा, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर वापस से लगातार 3 सालों से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। ये प्रचलित कीमतों पर है। प्रचलित कीमतों पर 2020-21 से लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। और इसी तरीके से आप बेस या इसका भी बोल सकते हो कि स्थिर कीमतों पर भी पिछले 3 सालों से भले ही थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये लगातार क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जो होती जा रही है प्रति व्यक्ति आय, है ना, इस तरीके से। और WPI इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है। जो चीज़ आधार वर्ष है ना, ये आपने देखा था कि लगभग चीज़ों के लिए आधार वर्ष क्या था? 2011-12 था। लेकिन इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि जो WPI है ना, WPI का जो बेस ईयर है वो है 1999, 2000, है ना। इसको क्या माना जाता है? इसका बेस ईयर माना जाता है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से इसको याद रखोगे। और जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसका बेस ईयर सेम वही 2011-12, इसको अपने कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर। ये भी डेटा देखो अमाउंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसको इसमें ज़रूर पूछ लिया जाता है ना, प्रतिशत के रूप में, ठीक है। तो प्रतिशत जो है, आप 1 साल पुराना प्रतिशत याद करके जा सकते हो कि लगभग 28.47% जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, ये जो सकल पूंजी निर्माण है उसका हिस्सा इतना है, ठीक है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई ट्रेंड नहीं पाया जा रहा। तो लास्ट 1-2 साल का आप याद रख सकते हो कि 26 से बढ़ के कितना हो गया? 28.5% तक चला गया है, ठीक है। फिर आता है कृषि उत्पादन सूचकांक। अब देखो वापिस से आधार वर्ष इसका क्या आ गया? 2005-6 से 7-8, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा जब हटके कोई चीज़ आ जाती है ना, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कृषि उत्पादन सूचकांक है उसका बेस ईयर क्या है। लगभग हमने देखा कि एक ही वर्ष होता है, जैसे मान लो 2011-12,
है ना, और 99 2000, है ना। लेकिन ये जो कृषि उत्पादन सूचकांक है इसका जो बेस ईयर है वो 2005-6 से लेकर 2007-8 तक है ना। तो कई बार अपने देख के लगता है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा आपको अलग से इसको याद रखना है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। अमाउंट इसकी भले ही याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी ना इसका बेस ईयर पूछ लिया जाता है, फिर भी आप थोड़ा याद रख सकते हो कि अराउंड 200 तक इसका क्या है, वैल्यू इसकी है, ठीक है। फिर आता है खाद्यान्न उत्पादन, मिलियन टन में, है ना, लाख मिलियन टन में, है ना। तो इसमें आप कुल खाद्यान्न उत्पादन देख सकते हो कि 250 मिलियन टन के लगभग इसका उत्पादन हमारा 2021-22 में अपना 22-23 में है, ठीक है। तो थोड़ा पिछला भी देख लिया जाए कि जो लास्ट ईयर कितना था। लास्ट ईयर हमारा था 231 से बढ़ के कितना हुआ 253। सो कंपैरिजन के रूप में पढ़ना है, कंपैरिजन जरूर रखना है 2 सालों का, है ना। तो जिससे कि आपको थोड़ा ऐसे आइडिया रहता है कि कभी अप्रोक्सीमेट में पूछ लिया जाता है ना, या कंपेयर करके पूछ लिया जाता है, तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का देख लीजिए हमने, बेस ईयर कितना था 2011-12। इसका डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछा जाता है। फिर आता है कि थोक मूल्य सूचकांक, है ना, WPI हमने देख ही लिया, इसका बेस ईयर क्या है 99 2000। इसका डेटा भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये अमाउंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप थोड़ा प्रतिशत में इसको दिमाग में रखें कि लगभग इतना है ना। फिर आता है ऊर्जा का, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग जो हमारी अधिष्ठापित क्षमता जो है ऊर्जा की वो कितनी है, लगभग 23,000 के राउंड है ना। तो ये 23,400 के राउंड है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। बैंकों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार एग्जाम बहुत डीप आ जाता है क्वेश्चन, तो पूछ लिया जाता है। तो अराउंड ये 3,75,000 के लगभग ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गिवन टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें कि राजस्थान की इकोनॉमी का पोर्शन है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये फर्स्ट चैप्टर जो है जिसमें कि ये टेबल रहती है, इसको अगर आप अच्छे से करके जाते हो, और इसको भी पढ़ने का तरीका है ना, बच्चे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो इसमें हमने सीखा कि किन किन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि आप इसको अच्छे से यूज कर पाओ, है ना। तो इस तरीके से ओके, थैंक यू।